और अब खबरें तफसील से। झारखंड के 11वें सीएम के तौर पर हेमंत सोरेन ने वज़ीर आला के ओहदे का हलफ ले लिया है। रांची के मोरहाबादी ग्राउंड पर मुनक्किद हुई हलफबरदारी तकरीब में गवर्नर द्रौपदी मुर्मू ने हेमंत सोरेन को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। हलफबरदारी तकरीब में कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी और अशोक गहलोत समेत मुतादिद अपोजिशन रहनुमाओं ने शिरकत की। हेमंत काबीना में कांग्रेस के रामेश्वर राव और आलमगीर आलम के साथ साथ आरजेडी कोटे से सत्यानंद भोक्ता को भी जगह मिलने जा रही है। हेमंत सोरेन झारखंड के दूसरी बार वज़ीर आला बनने जा रहे हैं। हेमंत के ताल्लुक से कहा जाता है कि इंतहाई सादगी पसंद हैं और सियासत में भी उनकी छवि बिल्कुल साफ है। आखिर क्या है हेमंत की मकबूलियत की वजह और कैसे कम वक्त में उन्होंने कामयाबी हासिल की, आइए देखते हैं। झारखंड की सियासत में सबसे साफ और शफाफ चेहरा, जिसके खिलाफ मुखालिफिन को भी इल्जाम लगाने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। हुकूमत विरासत में मिली, लेकिन अपनी काबिलियत से हेमंत सोरेन ने सियासत का एक नया मकाम हासिल किया। वालिद के साए से बाहर निकलकर हेमंत सोरेन ने जेएमएम को उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया जिसका ख्वाब उनके वालिद ने देखा था। हेमंत सोरेन दूसरी बार रियासत की कमान संभाल रहे हैं। तकरीबन एक दिहाई से रियासत की सियासत में रहे हेमंत सोरेन के लिए 2019 का चुनावी मैदान बेहद खास था। चुनाव में उतरने से पहले उन्होंने अपनी सूझबूझ से ताकतवर बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत इत्तेहाद तैयार किया। अपने हामी पार्टियों को सीट देने में सखावत दिखाई। इसका नतीजा 47 सीटों पर जीत के साथ सामने आया। हेमंत सोरेन अजीम इत्तेहाद का चेहरा थे। उनके चेहरे पर पहली बार जेएमएम को सबसे ज्यादा सीटें मिली। किसी भी चुनाव में इससे पहले जेएमएम को सबसे ज्यादा 19 सीटें मिली थीं। इस बार हेमंत की क़यादत में पार्टी को 30 सीटें हासिल हुईं। सियासत में पहचान वालिद से मिली। यही वजह थी कि चुनावी नतीजे आने के बाद हेमंत पहले अपने वालिद से आशीर्वाद लेने पहुंचे। देखिए, हेमंत जी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और जो इनको विरासत में मिला है वो शुरू से झारखंड आंदोलनकारी की पृष्ठभूमि रही है, इसलिए झारखंड की हर समस्याओं से जुड़े हुए हैं। उनको किसी तरह का घमंड नहीं है और जिस तरह जनता से स्वाभाविक रूप से जिस तरह लगता है कि हम भाई की तरह मिल रहे हैं, तो लोगों को भाईचारा की तरह दिखता है कि ये आदमी जो है हमारा है। लोगों को अपना तो झलकता है। हेमंत सोरेन इंजीनियर बनना चाहते थे, पर खानदान में हुए एक हादसे ने सब कुछ बदल कर रख दिया। भाई दुर्गा सोरेन की अचानक मौत के बाद उन्हें वालिद की मदद के लिए सियासत में उतरना पड़ा। झारखंड की सियासत के गुरुजी से सियासत का फन सीखा। महज 10 साल के अंदर
हेमंत झारखंड की सियासत का एक बड़ा चेहरा बन गए। समय ने यह बता दिया कि हेमंत सोरेन स्थापित नेता हैं, झारखंड के एक ब्रांड हैं, जिस ब्रांड ने देश के सबसे बड़े नेता या जो सबसे अभी लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, उनके विजय रथ को भी झारखंड में रोका। कि हेमंत जी अच्छे हैं, स्वभाव से मिलनसार हैं, गरीबों के प्रति हमदर्द हैं। आएगी तो हेमंत झारखंड को तरक्की की बुलंदियों पर ले जाना चाहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत ही सुलझे हुए हैं और बहुत ही कोई जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं लेते हैं। हेमंत ने इलेक्शन के दौरान खूब मेहनत की, दिन रात एक कर दिया और आवाम ने भरपूर एतमाद जताया। हेमंत के बारे में कहा जाता है कि घरेलू इंसान है। ये तस्वीरें इस बात की शाहिद हैं। एक पारिवारिक रिलेशन वो रखते हैं, 1 to 1 मैन टू मैन वो कांटेक्ट में रहते हैं। हेमंत सादगी के साथ सरकार चलाना चाहते हैं, तभी तो अपने जान पहचान वालों से कह दिया कि बुके नहीं बुक लेकर आइए, ताकि किसी गरीब को पढ़ाने के काम आ जाए। लोगों से हमने बुके की जगह बुक यानी किताब की मांग की है। निश्चित रूप से ये किताबें भी हमेशा के लिए हमारे दिल में रहेगी और एक खूबसूरत मेरी परिकल्पना है कि एक खूबसूरत आम लोगों के लिए एक लाइब्रेरी भी हम बनाएंगे, जहां पर इन किताबों का संग्रह होगा। हेमंत खेल के शौकीन हैं, उन्हें साइकिलिंग खूब पसंद है। साइकिल में सबसे अहम उसका पहिया होता है। हेमंत अब झारखंड की सियासत के घूमते पहिए पर सवार हो चुके हैं। अब सबकी नजर तरक्की की रफ्तार पर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। 15 दिसंबर को जामिया कैंपस में हंगामे के मामले को लेकर जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने 2 जांच कमेटियां तश्कील दी है। ये कमेटियां यूनिवर्सिटी कैंपस में तलबा पर तशद्दुद और हमले की जांच करेगी। यूनिवर्सिटी कैंपस में पुलिस बगैर इजाज़त के ही अंदर चली गई थी। इस मामले पर जामिया ने वजारत फ़रोग़ इंसानी वसाइल से मदद तलब की है। मामले पर आला सतह पर तहक़ीक़ात के लिए जामिया ने मदद हासिल करने के लिए इक़दाम किए हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में सीए और एनआरसी के खिलाफ अनोखा एहतजाज हो रहा है। आज रोज़ा और उपवास के साथ एहतजाज किया जा रहा है। शहरियत तरमीम कानून और एनआरसी के खिलाफ मुसलमान रोज़ा रख रहे हैं, जबकि हिंदू, सिख, ईसाई, जैन वगैरह उपवास पर हैं। साथ ही शहरियत कानून के खिलाफ तहरीक में है। भोपाल के इकबाल मैदान का नाम बदलने की साजिश चल रही है। इकबाल मैदान से इंतजामिया की अदम तवज्जोही तो पहले ही जारी थी। अब मैदान के बाहर उर्दू और हिंदी में लगे बोर्ड को भी रातों रात हटा दिया गया। पेश खास रिपोर्ट। शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल से भोपाल का गहरा रिश्ता है। अल्लामा इकबाल ने भोपाल में अपने वतन के बाद न सिर्फ सबसे ज्यादा क़याम किया, बल्कि भोपाल में रहकर उन्होंने 14 मशहूर नज़में भी लिखी थीं। भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान ने इकबाल के लिए वजीफा भी जारी किया था। इकबाल ने भोपाल में क़याम के दौरान रियाज मंजिल, शीश महल, शौकत महल के साथ राहत मंजिल में क़याम किया था। भोपाल से इकबाल के खास लगाव के सबब भोपाल में जहां 1939 में इकबाल लाइब्रेरी कायम की गई, वहीं भोपाल शीश महल के सामने वाले घरनी वाले मैदान का नाम उनके नाम से मंसूब किया गया। यूं तो इकबाल मैदान में इकबाल के लिखे होने के साथ साथ इकबाल का पसंदीदा परिंदा शाहीन अब भी चट्टान पर बैठा हुआ है, लेकिन मैदान के बाहर हिंदी और
और उर्दू में जो लोहे के बोर्ड पर इकबाल मैदान नाम लिखा हुआ था उसे काट कर हटा दिया गया है। समाजी तंजीमें इस पर कुछ इस अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार करती हैं। बदहाली दूर करने की बजाय ये हुआ कि यहाँ जो 30 साल पुराना बोर्ड लगा हुआ था जिस पे इकबाल मैदान लिखा हुआ था, यहाँ तक कि नगर निगम के ज़रिए वो बोर्ड तक अभी 2-3 दिन पहले गायब कर दिया गया। अब इसके पीछे क्या साजिश है कि इकबाल मैदान को ख़त्म किया जाना है या यहाँ के जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हैं उनकी पहचान को ख़त्म किया जाना है, ये समझ में नहीं आ रहा। जमीयत उलमा मध्य प्रदेश नगर निगम भोपाल से मुतालबा करती है कि फौरी तौर पर जिस तरह वो बोर्ड लगा हुआ था उसको वैसा के वैसा लगाए। भोपाल में इकबाल मैदान भोपाल के कल्ब में वाक़ है। जिस जगह पर इकबाल मैदान के नाम का उर्दू और हिंदी में लोहे का बोर्ड लगा हुआ था उसके पास चौराहे पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। नगर निगम के मुकामी काउंसलर जहां इस मामले से अपने लाइल्मी का इजहार करते हैं, वहीं भोपाल एमएलए आरिफ मसूद इकबाल मैदान हर हाल में कायम रहेगा की बात करते हैं। अभी मेरे संज्ञान में आया है तो मैं इसे दिखवाता हूँ वहाँ फुटेज के अंदर, और डिपार्टमेंटली अगर ऐसा हुआ है तो उसके ऊपर FIR करवाएंगे। मुझे अभी सोशल मीडिया और आपके ज़रिए खबर लगी, मैं बात आपसे सिर्फ इतना बता दूं कि किसी हाल में भी वो इकबाल मैदान रहेगा, और जिनने बोर्ड हटाया है मैं कमिश्नर नगर निगम को बोलूँगा कि उस पर कार्रवाई करें किसने हटाया है, और नया बोर्ड तत्काल बहुत अच्छा खूबसूरत जल्द से जल्द लगाएं। मकामी काउंसलर और भोपाल एमएलए चाहे जो भी कहें, लेकिन ये भी सच है कि मैदान के नाम को तब्दील करने को लेकर गुज़िश्ता महीनों में भोपाल नगर निगम में तजवीज़ पेश की गई थी, जिस पर हंगामे के बाद वापस लिया गया था। समाजी तंजीमें रातों रात लोहे के बोर्ड को वहां से काट कर हटाने के पीछे उसी साजिश के तहत देख रहे हैं, और अब तो लोगों ने यहां तक कहना शुरू कर दिया है कि कांग्रेस अहद में बीजेपी के एजेंडे पर अमल हो रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से महताब आलम की। शाहीन बाग में शहरियत कानून और NRC की मुखालफत में आज 100 से ज्यादा अफराद ने गिरफ्तारी दी है। इस दौरान मुजाहिरीन ने शहरियत कानून की कॉपियां भी फाड़ दी। जेल को भरेंगे और मैं वादा करता हूँ इस काले कानून डाउन 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 इनकलाब जिंदाबाद नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये NRC और नो ये जो CAA है इसके खिलाफ हम यहाँ पे गिरफ्तारी दे रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि इस इलाके में जो एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट चल रहा है उसको ये पुलिस और यहाँ के जो गलत लोग हैं वो ये कह रहे हैं ये बाहरी प्रोटेस्ट है, जबकि ऐसा नहीं है। ये प्रोटेस्ट ओखला की आवाम का है, ओखला की माँ बहनों का, ओखला की बेटियों का है, और हम इस प्रोटेस्ट के साथ हैं। ओखला का एक एक आदमी इसके साथ है। सबसे पहले सबसे बड़ी डिमांड तो यही है कि इस काले कानून को मोदी जी और अमित शाह वापस लें। अगर वापस नहीं लेंगे तो हम लोग ऐसे ही जेल भरो अभियान करते रहेंगे। इनकी जेलों में जगह कम पड़ जाएंगी। आखिर शांतिपूर्ण तरीके से, पीसफुल तरीके से जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको डिस्टर्ब क्यों किया जा रहा है? हिंदुस्तान का संविधान हमें हक देता है शांतिपूर्ण तरीके से सरकार की बातों को खारिज करने का, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का। काला कानून को वापस लिया जाए, इसको लेकर आज हम सब इकट्ठे हुए हैं और शाहीन बाग थाने में अपनी गिरफ्तारी देंगे। सर, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रशासन पूरी तरीके से पब्लिक को डराने की और धमकाने का काम कर रही है। लोगों के पास जा रही है कि मुकदमे लगा देंगे, और हम प्रशासन को ये बताना चाहते हैं कि यहाँ की आवाम मुकदमों से डरने वाली नहीं है। सबसे पहला मुकदमा लगाना है तो हम पे लगाएं। उसके लिए आज हम थाने पे अपनी गिरफ्तारी देने जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने अपने MLA रमाबाई परिहार के खिलाफ कार्रवाई की है। पार्टी ने रमाबाई को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। पार्टी चीफ मायावती ने इस पर ट्वीट किया कि उन्होंने कहा कि BSP एक कवायद और ज़ाब्ते वाली पार्टी है और इसको तोड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लिखा कि इसी सिलसिले में हमने रमाबाई परिहार को भी पार्टी से बाहर किया है। रमाबाई परिहार पर पार्टी के किसी भी प्रोग्राम में शिरकत करने से भी रोक लगा दी गई है। रमाबाई CAA की हिमायत कर रही थी, जबकि BSP लगातार शहरियत कानून की मुखालफत कर रही हैं। और PM मोदी ने आज रेडियो पर मन की बात की आज 60वीं किस्त नशर हुई। 2019 के आखिरी मन की बात में वज़ीर आज़म ने लोगों को नए साल की मुबारकबाद पेश की। इस दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि इन दिनों मुल्क के नौजवानों में देखा गया है कि वो सिस्टम को पसंद करते हैं।
सिस्टम को फॉलो भी करते हैं और अगर कहीं सिस्टम सही ढंग से काम नहीं कर रहा हो तो वो बेचैन भी हो जाते हैं और हिम्मत के साथ सिस्टम से सवाल भी करते हैं। उन्नीस की विदाई की पल हमारे सामने है। 3 दिन के भीतर भीतर 2019 विदाई ले लेगा और हम न सिर्फ 2020 में प्रवेश करेंगे, नए साल में प्रवेश करेंगे, नए दशक में प्रवेश करेंगे, 21वीं सदी के तीसरे दशक में प्रवेश करेंगे। मैं सभी देशवासियों को 2020 के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस दशक के बारे में एक बात तो निश्चित है, इसमें देश के विकास को गति देने में वो लोग सक्रिय भूमिका निभाएंगे जिनका जन्म 21वीं सदी में हुआ है, जो इस सदी के महत्वपूर्ण मुद्दों को समझते हुए बड़े हो रहे हैं। ऐसे युवाओं के लिए आज बहुत सारे शब्दों से पहचाना जाता है। कोई उन्हें मिलेनियल्स के रूप में जानता है तो कुछ उन्हें जनरेशन जेड या तो जेन जेड ये भी कहते हैं। और व्यापक रूप से एक बात तो लोगों के दिमाग में फिट हो गई है कि ये सोशल मीडिया जनरेशन है। हम सब अनुभव करते हैं कि हमारी ये पीढ़ी बहुत ही प्रतिभाशाली है। कुछ नया करने का, अलग करने का उसका ख्वाब रहता है, उसके अपने ओपिनियन भी होते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, और विशेषकर के मैं भारत के बारे में कहना चाहूंगा कि इन दिनों युवाओं को हम देखते हैं तो वो व्यवस्था को पसंद करते हैं, सिस्टम को पसंद करते हैं। इतना ही नहीं, वे सिस्टम को फॉलो भी करना पसंद करते हैं। और कभी कहीं सिस्टम प्रॉपरली रिस्पॉन्ड न करे तो वे बेचैन भी हो जाते हैं और हिम्मत के साथ सिस्टम को सवाल भी करते हैं। मैं इसे अच्छा मानता हूं। एक बात तो पक्की है कि हमारे देश के युवाओं को हम ये भी कह सकते हैं अराजकता के प्रति नफरत है, अव्यवस्था, अस्थिरता, इसके प्रति उनको बड़ी चीड़ है। वे परिवारवाद, जातिवाद, अपना पराया, स्त्री पुरुष, इन भेदभावों को पसंद नहीं करते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि हवाई अड्डे पर या तो सिनेमा के थिएटर में भी अगर कोई कतार में खड़ा है और बीच में ही कोई घुस जाता है तो सबसे पहले आवाज उठाने वाले युवा ही होते हैं। और हमने तो देखा है कि ऐसी कोई घटना होती तो दूसरे नौजवान तुरंत अपना मोबाइल फोन निकाल करके उसकी वीडियो बना देते हैं और देखते ही देखते वो वीडियो वायरल भी हो जाता है और जो गलती करता है वो महसूस करता है कि क्या हो गया। तो एक नए प्रकार की व्यवस्था, नए प्रकार का युग, नए प्रकार की सोच, इसको हमारी युवा पीढ़ी परिलक्षित करती है। तकरीबन 2 साल से सूने पड़े राजस्थान वक्फ बोर्ड में बहार आ गई है। वक्फ अमलाक पर नाजायज कब्जा करने वाले और किराया अदा न करने वालों के खिलाफ नए चेयरमैन ने नोटिस जारी कर दिया है। इस सिलसिले में खानू खान से बात की हमारे नुमाइंदा अरबाज खान ने। राजस्थान में वक्फ बोर्ड के जो माली हालात हैं उनमें सुधार करने के लिए वक्फ बोर्ड ने नई कवायद शुरू की है और जो तमाम ऐसे लोग हैं जो कि कब्ज़ा किए हुए हैं वक्फी जायदादों पर और बहुत ही कम किराया दे रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। 180 से ज़्यादा नोटिस जारी कर दिए गए हैं। नए जो चेयरमैन हैं खानू खान बुधवाली, वो हमारे साथ में। सर, बहुत कंगाली की हालत में आपको वक्फ बोर्ड मिला है और ऐसे हालात में आपने जो एक्शन लेना शुरू किया है तो उसमें क्या क्या कार्रवाइयाँ आपने शुरू की? देखिए, पिछली भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो सम्मानीय पूर्व अशोक गहलोत जी की सरकार थी, उन्होंने जो पैसा दिया उससे काम चला। गवर्नमेंट ने हम एक पैसा भी वक्फ बोर्ड को नहीं दिया, जिससे इसकी माली हालात 5 साल में ये हो गई कि इन जो कर्मचारी थे इनकी समय पे तनख्वाहें नहीं मिल रही थी, इनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। जो इंक्रोचमेंट यहाँ के जो बीजेपी के सरमाएदार जो ब्यूरोक्रेट्स के साथ साथ जो यहाँ के पॉलिटिकल लोग थे, उन्होंने इस पर कब्जा करवाने की कोशिश की। और जो आप ताजुब करोगे कि ट्रांसपोर्ट नगर के जो गुरुद्वारे के सामने वाली जो कुछ 7 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिसमें खंडेलवाल और एक हमारे एक जो बीजेपी का जो पूर्व एक पार्षद हैं उनका, और एक अग्रवाल और कुछ लोग जो है जैन और कुछ माइनॉरिटीज़ के जो लोग हैं, उन्होंने 7 लोगों ने तो फर्जी रजिस्ट्री करके और वो बेचान भी कर दिया कि ये ज़मीन हमारी निजी है, जबकि वक्फ बोर्ड की ज़मीन कभी ज़िंदगी में
बेची नहीं जाती, जब तक सबलेट भी कमेटी करती है तभी होता है, वो सबलेट भी नहीं कर सकते। दोनों प्रक्रिया बना के जैसे कि जो आप इस बिल्डिंगें की है, हमने उनके खिलाफ कानूनी नोटिस दिए और कानूनी नोटिस में हम उनके खिलाफ मुकदमे भी। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसपे जो लोगों ने नाजायज़ कब्जे कर रखे हैं, जो बेच रखी हैं। जो मैंने कहा 5 बत्ती पे एक दरगाह थी, दरगाह की एक काम करने वाला जिसको रखवाला भेजा था एक कर्मचारी को, वो कर्मचारी बेच के चला गया, उसके खिलाफ भी हमने मुकदमा दर्ज करवाया है कि वो 200 गज का प्लॉट खरीदने वाला गुनाहगार है, बेचने वाला, और वो ब्यूरोक्रेसी भी जो सीईओ था उस समय का निगम का, उनको भी अब जो चेयरपर्सन जो भी होगा उसको जवाब देना। कि मिली भगत से हुआ? हाँ बिल्कुल मिली भगत से हुआ है। पट्टा उन्होंने कैसे दिया वक्फ की ज़मीन पे, कोई ज़मीन कहीं भी वो इस तरह से कोई नहीं है। बयाना में भी वहाँ के एसडीएम और तहसीलदार बीजेपी शासनकाल में जिस तरह से इंक्रोचमेंट करवाए, झुंझुनू में करवाए, आप उदयपुर में ले लो, आप कोटा में ले लो, आप यहाँ निवाई और टोंक की तरफ ले लो, मतलब हर जगह कहीं ना कहीं इस वक्फ बोर्ड की एक जो पूर्व मुतवली थे जो हनुमानगढ़ के, उनको रुखवाला भेजा था ज़मीन मदरसों की ज़मीन से उनका मदरसा चलने के लिए। उससे इतने बड़े शख्सियत होते हुए उस इंसान ने उस ज़मीन को मदरसे की और मस्जिद को ज़मीन रखवाली के लिए दी, उन्होंने अपने नाम करवा ली। इससे बड़ा गुनाह क्या हो सकता है? जो आज हज़ारों करोड़ की प्रॉपर्टी है, हम भी उनके नोटिस दिए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे कि जब ज़मीन है वो अपनी ज़मीन अपने नाम कैसे करवा सकते हैं। आज इस जो यहाँ की कमेटी है, अगर जिस मदरसे में जगह में हम खड़े हैं, यहाँ की कमेटी अगर अपने नाम करवा लें तो इससे बड़ा कबीरा गुना क्या हो सकता है, इसलिए उनको सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये हैं राजस्थान वक्फ बोर्ड के नए चेयरमैन खानुख्वां बुधवाली, जिन्होंने साफ कर दिया है कि राजस्थान के अंदर जितनी भी वक्फ की जायदादें हैं उनमें जो कब्ज़ेधारी कब्ज़ा जमाए बैठे हैं उसका नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसे छोड़ें। ऐसा भी किया जा सकता है कि मुनादी करवा दी जाए उनकी दुकानों के, उनके कब्ज़ों के आगे, उनसे पूरा डीएलसी के रेट के मुताबिक ही अब किराया वसूला जाएगा। जो कि चंद कोड़ियों में वक्फ की जायदादों का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें चेताया जाएगा। जो कार्रवाइयाँ हैं FIR दर्ज करवाने की भी शुरू कर दी है, 180 से ज़्यादा नोटिस भी जारी कर दिए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए जल्द ही वक्फ बोर्ड से जो उम्मीदें हैं वो पूरी होंगी और कब्ज़े हटने के बाद में उनकी जो जायदादें हैं उनका सही किराया आएगा। कैमरा पर्सन सोहन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। श्रीनगर के रावलपुरा इलाके में आज सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब फौज की रोड ओपनिंग पार्टी के मेटल डिटेक्टर ने मुश्तबा शय का इशारा किया, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ आईडी नस्ब कर दी गई है। इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने ट्रैफिक को रोक दिया और बम डिस्पोजल टीम को बुलाया। इलाके में करीब 1 घंटे तक ऐसे हालात बने रहे। बम डिस्पोजल टीम ने सड़क से पुराना लोहा निकाला, जिसके बाद ट्रैफिक को बहाल किया गया। हम आपको बता दें ये रास्ता श्रीनगर के ओल्ड एयरफील्ड को जाता है और इस रास्ते पर हर सुबह फौज और एयरफोर्स की कानवाई का गुजर होता है। वैसा ठीक है। मशीन से पता लगा था, जब आरोप भी करते ना उसमें सस्पेक्टेड कुछ दिखाई दे रहा था, तो सुबह आपने चेक कर दिया, अभी क्लियर है। शुमाली हिंदुस्तान में सर्दी का कहर जारी है और कई इलाकों में सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। वहीं वादी कश्मीर में भी इन दिनों सर्दी उरूज पर है। हर गुजरते दिन के साथ कश्मीर में सर्दी की शिद्दत बढ़ रही है। बीती रात श्रीनगर में दर्ज हरारत -6.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लोग सर्दी से बचने के लिए कांगड़ी, फेरन और दीगर कई चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं इस साल बिजली की आंखमोजोरी की वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। महकमा मौसमियात ने 31 दिसंबर से बारिश और बर्फबारी होने की पेशनगोई की है। पटना में भी सर्दी का कहर जारी है। इस मौसम में सुबह के औकात में लोग घरों में रहने को तरजीह दे रहे हैं। प्रकाश पर्व के चलते बड़ी तादाद में अकीदतमंद भी यहाँ पहुंचे हैं। पटना में कैसा है मिजाज, हमारे नुमाइंदे नीलमणि ने इसका जायजा लिया। का प्रकोप लगातार जारी है। पटना में बीती रात जितना टेम्परेचर था यानी 4.3 डिग्री टेम्परेचर था। बताया जा रहा है कि कल शाम पटना लंदन से भी ठंडा था। मध्य प्रदेश के भोपाल में CAA और NRC के खिलाफ अनोखा एहतजाज हुआ। इस एहतजाज के बारे में लोगों से बात की हमारे नुमाइंदे महताब आलम ने। CAA, NRC और NPR को लेकर जहां पर पूरे मुल्क में एहतजाज चल रहा है, वहीं पर भोपाल में आज एक अनोखा प्रदर्शन एहतजाज रखा गया है कि जहां पर लोग रोज़ा और उपवास एक साथ रखकर जो है एहतजाज कर रहे हैं। लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। क्या ख़ास रहेगा, ये यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे ही हम जानने की कोशिश करते हैं कि जब एहतजाज तो चल ही रहा था, इस एहतजाज में आप लोगों को रोज़ा के साथ साथ उपवास रखने की ज़रूरत क्यों पड़ी?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें ये लगा कि अब सिर्फ एहतजाज से काम नहीं, दुआ से भी काम चलेगा और उसी से चलना हैगा काम। तो रोज़े में रखकर जो दुआ की जाती है वो कबूल होती है और हम चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने भी झुकें और इस NRC और CAA के ख़िलाफ़ अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह इसको फौरी तौर पर ख़त्म फरमाए। सड़कों पर इसलिए आए हैं कि आप लोगों को सरकार की बातों पर यकीन और विश्वास नहीं है। यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि तमाम कौमों के लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। आपसे जानना, आपका नाम? TR गहलोत है। जी गहलोत जी, आप क्यों आए हैं यहाँ पर? हम इसीलिए आए, NRC ये संविधान के विपरीत है। अनुच्छेद 14-15 का धर्मनिरपेक्ष है, फिर क्यों इसमें धर्म को बाध्य किया जा रहा है? एक धर्म को अलग किया जा रहा है। जब धर्मनिरपेक्ष देश है, स्वतंत्र है, बाबा साहब ने बनाया था, अनुच्छेद 14-15 का उल्लंघन नहीं होगा, फिर क्यों उल्लंघन कर रहे हैं? हम लोगों का विरोध यही है। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जब भी देश में एक साथ लड़े, एक साथ खून बहाया इस आज़ादी के लिए, हम इसीलिए हम लोग एक साथ हैं। देखिए, भोपाल का जो एक अनोखा प्रोटेस्ट एहतजाज यहाँ पर रखा गया है, जहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। यहाँ पर जो है रोज़ा अफ्तार का भी एहतमाम होगा, उपवास का भी एहतमाम होगा, जिसमें सारे कौमों के लोग शामिल होंगे। और उनका कहना है कि इन्हें मरकज़ी हुकूमत के किसी भी मौक़िफ़ पर यकीन नहीं है और ये तब तक एहतजाज जारी रहेगा जब तक कि पार्लियामेंट में इस एक्ट को वापस नहीं लिया जाता है। कैमरामैन शेख अफजल के साथ महताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। गुजरात के सूरत से खबर है, जहां ह्यूमन ट्रैफिकिंग की एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हो गया है। स्मगल किए जाने वाले 125 बच्चों को बरामद किया गया। सूरत के पूना इलाके में दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन के जरिए इस नेटवर्क का पर्दाफाश किया। इस पूरे मामले की कार्रवाई राजस्थान चिल्ड्रन कमीशन कर रहा है। गुजरात पुलिस की मदद से यह ऑपरेशन चलाया गया है। बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन को लेकर 5 दिन सर्वे किया गया और सूरत के पूना इलाके में जब पुलिस ने सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया तो तकरीबन 10 साल से 16 साल बच्चों को बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि ये बच्चे गरीबी की वजह से सूरत में कई दुकानों और फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस न्यूज़ हेडलाइंस के